गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण पढ़ाने से पहले हम आपको समझाते हैं भाषा क्या है। बच्चों, आप रोज कई लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और अपनी बातें उनसे कहते हैं। ये जो विचारों का आदान प्रदान होता है, यही भाषा कहलाती है। भाषा की परिभाषा है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। जब आप अपनी बात किसी से कहते हैं और दूसरों की बातों को सुनते हैं और समझते हैं, तो वही ना होता है कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बातें करना। आप क्या सोचते हैं, दूसरा क्या आपको बताना चाह रहा है, इसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहले हम समझाते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है जब हम बोलकर या सुनकर किसी का जवाब देते हैं, बोलकर किसी को अपनी बातें समझाते हैं, अपने भावों को सामने वाले के सामने अभिव्यक्त करते हैं, ये मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम बोलकर अपने विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे आप मोबाइल पे अपने दोस्तों से बात करते हैं, टेलीविजन पे न्यूज सुनते हैं, रेडियो पे गाने सुनते हैं, या कुछ भी अपने दोस्तों से ही आप आमने सामने बातें करते हैं, यह मौखिक भाषा का ही उदाहरण होता है। अब हम आते हैं लिखित भाषा पे। लिखकर विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिखकर, जैसे आप मोबाइल से बात करते हैं, वो मौखिक भाषा। मोबाइल पे जब आप संदेश लिखते हैं, किसी को मैसेज लिखते हैं, तो आप अपनी बातें उस तक लिख कर पहुंचाते हैं। आप ये कॉपी भी देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखकर हम आपको अपनी बातों को समझा रहे हैं। आप मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये सारी चीजें क्या है? लिखित भाषा का ही उदाहरण है, लिखित भाषा के ही तरीके हैं। हम जब अपनी बातें किसी को लिख कर पहुंचाते हैं, हम लिखते हैं और सामने वाला पढ़कर उसे समझता है। अब हम आपको बताते हैं तीसरी भाषा। तीसरी भाषा का नाम है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेत से जब हम किसी को अपनी बात समझाते हैं, जब हम इशारे से किसी को अपने पास बुलाते हैं, जैसे गूंगा व्यक्ति अपने मन के भावों को इशारों के माध्यम से व्यक्त करता है, या फिर जैसे आप सड़क क्रॉस करते हैं तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट आपको दिखती है, आप समझ जाते हैं रेड लाइट मीन्स आपको रुकना है, ग्रीन लाइट चलना है, येलो लाइट आपको जब दिखती है तो आपको पता चलता है कि आपको वहां पर रुकना है, थोड़ा इंतजार करना है। ये सब संकेत बताते हैं आपको कि अब आपको क्या करना है। जब आप सड़क पे जाते हैं तो आपको बहुत बार एरो का भी निशान मिलता है, तो आपको पता चलता है कि किधर मुड़ना है, किधर नहीं मुड़ना है। ये सब क्या है? संकेतों के द्वारा बताए जाते हैं, जिसे आप आसानी से समझ लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं भाषा के अंग। मूल ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है। मूल ध्वनि का मतलब होता है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, मूल ध्वनि कहलाती है। जैसे क हमने लिखा, क में हमने हलंत लगाया, प्लस अ किया, इक्वल टू क। क इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। कह रहा है मूल ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है। ये है मूल ध्वनि, इससे शब्दों का निर्माण होता है। मूल ध्वनि है क और ल, दोनों मूल ध्वनियां हैं। इन दोनों से मिलकर एक शब्द बना कल। शब्द कल बना, और शब्दों से, इन्हीं शब्दों से ही वाक्यों का निर्माण होता है। शब्दों से वाक्यों का, और वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। इन शब्दों को हमने अलग अलग रखा, एक
2, 3, 4 इन अलग अलग शब्दों को जब हमने एक साथ रखा तो यह एक पूरे का पूरा वाक्य बन गया। वर्णों से शब्दों का, शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है और इन्हीं वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है। ठीक, अब हम पढ़ाते हैं आपको लिपि। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। सिंपल सा इसकी परिभाषा है, ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में लोग अपने विचारों को चित्रों की सहायता से व्यक्त करते थे, उस समय हमने उसे नाम दिया, सभी ने उसे कहा चित्रलिपि कहते हैं, कहा गया। जो उस समय लोगों ने समझा, आसान से जिस चीज को उन्होंने व्यक्त करना चाहा, चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर दिया। परंतु यह लिपि सही ढंग से अपनी बात को बताने में सक्षम नहीं हो सकी, क्योंकि सामने वाले ने कुछ और सोच के लिखा, लेकिन देखने वाले ने उसे उस ढंग से नहीं समझा, इसलिए यह चित्रलिपि ज्यादा मान्य नहीं हो सकी। फिर मनुष्यों ने अपनी भाषा की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया कि वह जिन ध्वनियों का उच्चारण करे, उन्हीं ध्वनियों के लिए उसने क्या किया, एक निश्चित चिन्ह देना शुरू किया, ताकि जो हम बोलते हैं उसका मतलब, उसका ये चिन्ह होगा और उसी चिन्ह के माध्यम से बाकी सब भी समझ सकेंगे। जैसे क है तो आपने क का मतलब क ही समझा, दूसरा भी उसका मतलब वही समझेगा, कुछ और नहीं समझेगा। इसीलिए कहा गया ध्वनियों को लिखित रूप, ध्वनियां जो हमने बोला उसको एक निश्चित रूप देने के लिए जो व्यवस्था की गई उसे क्या कहा गया, लिपि कहा गया। ठीक, अब हम आते हैं मातृभाषा पे। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा अपनी माता व अपने परिवारजनों से सीखता है, अपने परिवारी जनों से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। अर्थात जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस भी माहौल में रहता है वो वही चीजें सीखता है। अगर कोई बच्चा पंजाब में पैदा होता है तो वो पंजाबी भाषा सीखता है, हमारी भाषा नहीं। गढ़वाल में पैदा होता है तो वो बच्चा गढ़वाली भाषा सीखता है, और कोई भाषा बाद में चल के उसकी समझ में आती है, लेकिन पहली भाषा उसकी अपनी मातृभाषा ही होती है, जो उसके आसपास के लोग, उसकी माता और बाकी अन्य लोग उसके संपर्क में आने से बोलते हैं, वही मातृभाषा कहलाती है। दूसरी भाषा है संपर्क भाषा। वह भाषा जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से संपर्क अथवा बातचीत करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। वह भाषा जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से संपर्क अथवा बातचीत करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। अगर हम हिंदी जानते हैं और कहीं बाहर जाते हैं दूसरी जगह, वहां हिंदी भाषा अगर नहीं समझ पाते हैं तो हमारी उनसे बातचीत नहीं हो सकती। आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं समझेगा। अगर आप बाहर दूसरे देश में जाते हैं और आप अपनी भाषा हिंदी बोलते हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे। अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व की संपर्क भाषा है। अंग्रेजी पूरे विश्व की संपर्क भाषा है। ये एक ऐसी भाषा है जिसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपको हिंदी दूसरे देशों में नहीं आती, आपको आती है, उनको नहीं आती, तो नहीं समझ में आएगी आपको उनकी बातें और उनकी बातें आपको। परंतु आपको अगर इंग्लिश आती है और उन्हें भी आती है तो वो आप अपनी बातों को आसानी से एक दूसरे को समझा पाएंगे। इसीलिए इस भाषा को हम कहा जाता है संपर्क भाषा। और अंग्रेजी की भाषा पूरे विश्व की संपर्क भाषा मानी जाती है। अब हम बताते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्र का मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह भाषा जिसका प्रयोग एक राष्ट्र के सभी लोग सार्वजनिक और सरकारी कार्यों में करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह भाषा जिसका प्रयोग एक राष्ट्र के सभी लोग सार्वजनिक और सरकारी कार्यों में करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। एक राष्ट्र जैसे हमारा अपना है या दूसरे का है, दूसरा है, ये सभी अपने लिए एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे सभी लोग जानते हैं। आपके यहाँ हिंदी भाषा लगभग सभी लोग जानते हैं इस भाषा का,
इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसको हम राजभाषा भी कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को हम क्या करते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ाते हैं व्याकरण। भाषा समझ में आ गई? व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखना व बोलना सीखते हैं। गलत उच्चारण करने के कारण हम गलत ही लिखते हैं। अगर कोई गलत बोलता है या उसकी बात में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं कहाँ जा रहा है, तो यह सेंटेंस सही नहीं होता। सही शब्द होते हैं मैं वहां जा रहा हूं। इसीलिए व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है, सही ढंग से लिखना और पढ़ना। जब हम गलत बोलते हैं तभी हम गलत लिखते हैं। जब भाषा में अशुद्धता हो जाती है और यही अशुद्धि जब आगे बढ़ने लगती है, तो इसे रोकने के लिए भाषा में नियमों का कुछ नियम बनाए गए, उसका निर्माण किया गया, जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त हो सके। और इसी नियम की जानकारी हमें व्याकरण शास्त्र से पता चलती है। व्याकरण से हमें पता चलती है कि हमने कहाँ गलत किया है और कहाँ सही किया है। ठीक है, एक बार फिर इसकी परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण के भाग। अब हम बताते हैं व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण के 4 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, रूप विचार। वर्ण विचार ये आपको पूरा नहीं बताया जाएगा, ये अगले चैप्टर्स में पढ़ाए जाएंगे। वर्ण विचार में आते हैं कि वर्णों का आकार कैसा होता है, उनके उच्चारण कैसे होते हैं, उनके मेल से शब्द का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से बने हुए शब्दों को, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ण क प्लस ल बराबर कल, ये वर्ण है, वर्णों के मिलने से शब्द बना। ठीक, इन सब का अध्ययन हम वर्ण विचार में करते हैं कि उनका आकार, उच्चारण और मेल कैसे शब्द का निर्माण करते हैं। अब दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विकास कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे, इनका आगमन कैसे हुआ, अर्थ, इन सभी चीजों का अध्ययन हम शब्द विचार में करते हैं। ठीक है, अब तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के कितने भेद होते हैं, इनका गठन कैसे होता है, ये कैसे वाक्यों को जोड़ के हम बनाते हैं, पदों के पारस्परिक, ये जो पद छोटे छोटे अलग अलग मिलके बनते हैं, ये सब कैसे मिलते हैं, इन सब के बारे में हम बताते हैं किसमें? वाक्य विचार में। और चौथा है रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, ये कैसे अपने आप को बदलते हैं, इनकी रचना कैसी है, इनका भेद कैसा है, और इनके कार्यों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? रूप विचार में। ठीक है बेटा, अब हम आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तीनों को मैंने आपको समझा दिया है। मौखिक भाषा बोलकर समझाई जाती है, लिखित भाषा लिखकर और सांकेतिक भाषा इशारे से समझाई जाती है। अब हमने उसके बाद आपको बताया लिपि। ध्वनियों के लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी, गुजराती की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, अलग अलग भाषाएं और उनकी अलग अलग लिपियां हैं। फिर मैंने आपको बताया मातृभाषा, वह भाषा जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं।
संपर्क भाषा वह भाषा जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से संपर्क रखते हैं, बातचीत करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक राष्ट्र के सभी लोग सार्वजनिक और सरकारी कार्यों में करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। और फिर हम बताया हमने कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। व्याकरण बताया वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप में लिखना व बोलना सीखते हैं, व्याकरण कहलाती है। व्याकरण के कितने भाग मैंने बताए? 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर रखिएगा, इन प्रश्नों का उत्तर। फिर हम अगली वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। पहला भाषा मैंने आपको समझा दिया है। प्रश्न है भाषा की परिभाषा लिखें। परिभाषा लिखें। मैंने आपको परिभाषा बता दिया है, आप याद करिए उसे और लिखिए। दूसरा मैंने बताया भाषा के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक का नाम लिखिए। भाषा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के नाम लिखें। तीसरा प्रश्न है व्याकरण की परिभाषा लिखें। मैंने आपको समझाया है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा लिखें। और लास्ट, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? बेटा, पहला प्रश्न है भाषा की परिभाषा लिखें। भाषा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के नाम लिखें। व्याकरण की परिभाषा लिखें। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? ये सारे प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। बाकी अगला चैप्टर अगले वीडियो में।